स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है भ्रूणीय प्रेरण, एम्ब्रायनिक इंडक्शन। इससे पहले लेक्चर्स में हमने जो आपके सिलेबस से कवर किया था मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। उसमें से गैमेटोजेनेसिस में हमने ये पढ़ा था कि दो प्रकार के गैमेट होते हैं, स्पर्म और ओवा। दोनों की जो बनने की प्रोसेस थी उसको डिटेल स्टडी किया था हमने डायग्राम के थ्रू। और गैमेटोजेनेसिस में हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो स्पर्म प्रोडक्शन, देन एक ओवा प्रोडक्शन। ये दोनों हमने गैमेट का प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में स्टडी किया था। इन दोनों गैमेट के बनने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपके सामने देखी कि दोनों गैमेट के मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो सेल्स, जो गैमेट बन रहे हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के थ्रू जब दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं तो बनने वाला जो सिंगल सेल जाइगोट होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 2n होगी। और ये जो जाइगोट होगा, ये जाइगोट एक सिंगल सेल होगी, एक ही सेल है, केवल डिप्लॉयड है। यहां से डेवलपमेंट की बातें शुरू होती हैं, स्टार्ट होती है। यहां तक आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए। इससे आगे हमने ये पढ़ा था कि इस जाइगोट में कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिविजन्स होंगे जिससे कि इसका सेल नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका जो शेप एंड साइज है वो सेम रहेगा। तो इस जाइगोट के अंदर इन होने वाले विशेष प्रकार के विभाजनों को हमने एक विशेष नाम दिया था जिसका नाम था विदलन या क्लीवेज, जिसके बाद ये जाइगोट मल्टी सेलुलर फॉर्म में आपको दिखाई देने लग जाता है। ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं इसमें बनने लगी और इन विभाजनों को हमने नाम दिया था विदलन, विदलन या क्लीवेज। इस विदलन के फलस्वरूप जाइगोट में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस ज्योमेट्रिकल रेगुलरिटी में ये सेलुलर नंबर बढ़ता जाता है। और एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें कि जाइगोट में पूरी तरह से सेल्स आपस में जैम पैक कंडीशन में होती हैं और पूरी तरह से भरी रहती हैं, उसे हम मोरुला कंडीशन कहते हैं। मोरुला के बाद ये सारी स्टेज मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से इनको बताया था। इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ एम्ब्रायनिक इंडक्शन पढ़ाने से पहले। इन सभी में रीअरेंजमेंट होने से यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं या कोरक गुहा कहते हैं। इस कोरक गुहा के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन कहते हैं। तो इसके बाद जो अवस्था आएगी उस अवस्था को हम कहेंगे ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला में सेलुलर डिफरेंशिएशन या विभेदन नहीं होता, सारी सेल्स एक जैसी होती है। लेकिन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेज आएगी जिसमें सेल्स में आपस में कुछ इंटरेक्शंस होंगे, सेल्यूलर रीअरेंजमेंट्स होंगे और मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होंगे। मतलब इन सेल्स जो है इसमें उनमें गतियां प्रारंभ हो जाएंगी, संरचनात्मक व आकार की गतियां प्रारंभ होने से ब्लास्टुला में स्थित सेल्स अलग अलग लोकेशंस पर मूव करने लगेंगी और 3 जर्म लेयर का निर्माण होगा जिनका नाम होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर बनने के बाद जो स्टेज आपके सामने आएगी उस स्टेज को हम कहेंगे गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला यहां तक हम पढ़ चुके हैं। गैस्ट्रूला के हमने कैरेक्टर्स देखे, गैस्ट्रूला में कौन कौन सी लेयर्स बनी, कौन कौन सी मोर्फोजेनिक मूवमेंट हमने देखने को मिले, एपी बोली, एम बोली, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, वो सारी चीज हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब मैं मेन अपने टॉपिक पे आता हूं जिसका नाम है भ्रूणीय प्रेरण, एम्ब्रायनिक इंडक्शन।
प्रेरण का मतलब होगा किसी चीज को प्रेरित करना, कुछ करने के लिए। हम सामान्य भाषा में देखें, किसी को इंड्यूस करना, तुम ये बन जाओ, ऐसा करने के लिए। यहाँ पर जब हम एक सेल देख रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बनी, ये सारी सेल्स एक जैसी थी, सभी में न्यूक्लियस एक जैसे थे, सभी में क्रोमोजोम एक जैसे थे, सभी में जीन्स एक जैसे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इन सेल से अलग अलग एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बनने लगे, अलग अलग ऑर्गन्स बनने लगे। सभी में एक जैसे जीन्स होते हुए भी ये अलग अलग ऑर्गन्स क्यों बना रहे हैं? क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, ऐसा क्या होता है इनमें कि भाई ये अलग अलग ऑर्गन्स बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। वो एक टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो भ्रूणीय प्रेरण को मैं परिभाषित करने के लिए आपसे कहूंगा कि भ्रूणीय प्रेरण में विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा दूसरी कोशिकाओं को कुछ बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, कुछ मूवमेंट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी को हम भ्रूणीय प्रेरण कहते हैं। लेकिन ये कोशिकाएं होती कौन सी हैं? ये कोशिकाओं के समूह हैं कौन से, कहाँ पे स्थित होती हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा कौन से केमिकल सिक्रेट किए जाते हैं, ये इस टॉपिक का मुख्य यहाँ पे विषय है हमारा। भ्रूणीय प्रेरण की जब बात करें तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है हैंस स्पीमैन। हैंस स्पीमैन ने एक एम्फीबियन होता है जिसका नाम होता है न्यूट। हैंस स्पीमैन ने न्यूट के एम्ब्रायो पे स्टडी करी, एम्ब्रायोनिक इंडक्शन की। उन्होंने उसका जाइगोट लिया, उसके अंडे में निषेचन से पहले जब उसमें स्पर्म एंटर नहीं करता तो कुछ उन्होंने रीजन्स देखे, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, देन ग्रे क्रिसेंट। एक ऐसा रीजन दिखाई देता है जिसमें विशेष प्रकार के दोनों रंग इसमें स्थित होंगे, जैसे एनिमल पोल पे अलग होगा, वेजिटल पोल पे अलग होगा, और ग्रे क्रिसेंट बीच में दूसरा नवेंदु के रूप में पाया जाएगा। जैसे ही निषेचन होगा तो ये अर्धचंद्राकार रूप में दूसरा नवेंद्रु बीच में स्थित स्पष्ट रूप से दिखाई देगा न्यूट के एम्ब्रायो। उन्होंने ये देखा कि भाई कुछ ऐसी संरचना हमको दिखाई दे रही है उनके भ्रूण में, जिसे उन्होंने दूसरा नवेंद्रु व ग्रे क्रिसेंट नाम दे दिया। ये यहाँ तक हम ये इसमें देख सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो दूसरा नवेंद्रु बीच में ग्रे क्रिसेंट दिखाई दे रहा है, इसको इस प्रकार से एक लूप ऑफ हेयर, बाल के फंदे से इस जायगोट को उन्होंने इस प्रकार से बांधा कि इसमें केंद्रक इस प्रकार से व्यवस्थित हो गया। एक भाग में तो एक केंद्रक रह गया और दूसरे भाग में केंद्रक विहीन ये भाग रह गया। तो दूसरा नवेंद्रु का भाग तो एक भाग में रह गया, दूसरे भाग में नहीं रहे। यहाँ पे आगे अध्ययन किया इसका, थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा कि जिस भाग में केंद्रक था उस भाग में ये सारे विभाजन होने लगे, डिवीजन होने लगे, उसमें आगे की ओर पूरक भवन होने लगा, उसमें ब्लास्टोमियर्स बनने लगे, लेकिन दूसरे भाग में पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ। उन्होंने ये देखने को मिला। फिर उन्होंने क्या किया कि इस लूप ऑफ हेयर जो ये बालों का फंदा बनाया था उसको थोड़ा सा लूज किया, जिसमें से कोशिका द्रव्य के साथ ये दूसरा नवेंद्रु का भाग दूसरे भाग में चला गया। थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा कि दूसरे भाग में भी सामान्य रूप से विभाजन होने लग गए। दोनों भागों से आगे जाके सामान्य भ्रूण का विकास हुआ। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि जो हमें विशेष प्रकार की रचना दूसरा नवेंद्रु ग्रे क्रिसेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो एक इंड्यूसर की तरह काम करता है। वो पहले भाग में स्थित था, लेकिन जैसे ही बाल के फंदे को ढीला किया गया तो वो एक भाग से दूसरे भाग में चला गया। जैसे ही वो दूसरे भाग में गया तो उसने दूसरे भाग की कोशिकाओं को, ब्लास्टोमियर्स को विभाजन के लिए प्रेरित किया, कुछ बनने के लिए प्रेरित किया, और दोनों भागों में सामान्य रूप से विभाजन होने लग गई। इस प्रयोग को और कंफर्म करने के लिए कि दूसरा नवेंद्रु ही एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है, एक इंड्यूसर की तरह काम करता है, उन्होंने दूसरे प्रयोग में क्या किया कि यहाँ पे जो ये बाल का फंदा लगाया है इसको इस तरह से टाइट बांधा यहाँ पे कि इसका जो दूसरा नवेंद्रु का भाग है वो इसमें नहीं जा पाए, केवल इसी में रह जाए।
जिस भाग में दूसरा नवेंदु रहा, ग्रे क्रिसेंट रहा, उससे तो सामान्य भ्रूण का विकास हुआ। इस भाग से सामान्य भ्रूण बना और दूसरे से सामान्य भ्रूण नहीं बना, जिसे उन्होंने बेलीपीस नाम दे दिया। बेलीपीस कहा उन्होंने, और सामान्य भाषा में कहा बॉच स्टक, एक नाम दे दिया उसे, बॉच स्टक। इससे इन दोनों प्रयोगों से हैंस स्पीमान ने यह सिद्ध किया कि न्यूट के एम्ब्रायो में, न्यूट के जायगोट में जो अर्धचंद्राकार भाग ग्रे क्रिसेंट दिखाई दे रहा है वो इंड्यूसर की तरह काम करता है। अगर भ्रूण के दूसरे भाग में इस ग्रे क्रिसेंट को जाने नहीं दिया जाए तो उससे सामान्य भ्रूण का विकास नहीं होगा। उसमें विशेष प्रकार के ऑर्गन्स जैसे लंग्स, किडनी और बहुत सारे ऑर्गन्स का विकास नहीं हो पाया। इस तरह एक असामान्य भ्रूण का निर्माण हुआ। इन दोनों प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ कि न्यूट के एम्ब्रायो में कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक भाग पाए जाते हैं जो अन्य कोशिकाओं को विशेष प्रकार के अंग बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इन भागों को हम इंड्यूसर या प्रेरक कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हम भ्रूणीय प्रेरण या एम्ब्रायनिक इंडक्शन कहते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको एम्ब्रायनिक इंडक्शन से इंट्रोड्यूस कराया कि ये फिनोमेना जो है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। ये जो हमारा टॉपिक है वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अगले टॉपिक में हम ये जानेंगे कि एम्ब्रायनिक इंड्यूसर्स जो होते हैं वो ऐसे कौन से पदार्थ निकालते हैं, कौन से पदार्थ सिक्रेट करते हैं जो दूसरी कोशिकाओं को इंड्यूस कर सकते हैं, उनमें ऐसा क्या पाया जाता है। इन सभी के बारे में हम अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने एम्ब्रायनिक इंडक्शन के ये 2 एक्सपेरिमेंट पढ़े जिन्होंने हैंस स्पीमैन ने अपने प्रयोगों के द्वारा समझाया था। धन्यवाद।